जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दुखड़ा। अब शुरू करते हैं कहानी। नरेंद्र बाबू अपने बेटों की देखभाल करने और उनको खुश रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। अपने बच्चों के आगे परिवार के सभी बच्चों को बहुत हिकारत की दृष्टि से देखते, चाहे खुद के परिवार के भांजा भांजी भतीजा भतीजी ही क्यों ना हो। पर त्योहार में सारा परिवार जब इकट्ठा होता तो तरह तरह की मिठाइयाँ आती, लेकिन उसे लेकर वह सेकेंड फ्लोर पर चले जाते जहां उनके बच्चे रहते थे। जबकि संयुक्त परिवार में सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए था। उनके छोटे भाई बोलते, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगती। बेशर्मी की हद तो तब होती जब सबके सामने ही अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी की ढेर सारी मिठाइयां खिलाते और घर के बाकी बच्चों के लिए साधारण सी मिठाई लाते। जब उनके भतीजा भतीजी ऊपर जाते तो वही ये लोग बढ़िया मिठाई खाते रहते, इनको पूछते भी नहीं। उनके तीनों बेटे शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई समाप्त कर समर इंजीनियर, राकेश पुलिस इंस्पेक्टर, तो सुनील केंद्रीय विद्यालय में +2 को पढ़ाने लगा। समर की शादी के लिए जो भी आता तो उसे तपाक से कहते, भाई बेटा 1.5 लाख कमाता है, उसके स्टैंडर्ड का ही रिश्ता मुझे चाहिए। बहुत ही धूमधाम से शादी करनी है। मुझे स्मार्ट और संस्कारी बहू चाहिए। नौकरी नहीं भी करती हो तो चलेगी। बेटी वाली थोड़ा झेपते, अपनी औकात देखते और चलते बनते। इस तरह कई बढ़िया रिश्ते उनके हाथ से निकल गए। फिर भी उन्होंने लड़की वालों को जलील करना नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक शहर के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर रघुनाथ सिंह उनके घर पधारे। वह अपनी बिटिया रिचा का रिश्ता समर के लिए लेकर आए थे। नरेंद्र बाबू ने रघुनाथ बाबू से कहा, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। रघुनाथ बाबू ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं नरेंद्र बाबू? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जी क्यों नहीं आ सकते? आप ही का घर है, जब चाहे तब आ सकते हैं। आप शहर के इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, तो मैंने सोचा मेरे जैसे छोटे लोगों से आपको क्या काम पड़ गया, इसीलिए थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जी मैं अपनी बिटिया का रिश्ता आपके बड़े बेटे के लिए लेकर आया हूँ। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी कोई मांग नहीं है, आप ही का बेटा है। आप जैसे चाहे शादी कर सकते हैं, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। आप अपनी श्रीमती जी से भी राय ले लीजिएगा, शायद उनकी भी कुछ ख्वाहिश हो। शादी में हर माँ के कुछ अरमान होते हैं, और उनकी कोई मांग हो तो वह भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मर्द से ज्यादा महिलाओं को दान दहेज का शौक रहता है। नहीं रघुनाथ बाबू, गीता से क्या पूछना, हम लोगों की कोई मांग नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और कोई भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास। रघुनाथ बाबू ढेर सारा दान दहेज देने का वादा कर अपने घर लौट आए। नरेंद्र बाबू और गीता दोनों बहुत खुश हुए कि इतने अमीर व्यक्ति के यहाँ मेरे बेटे की शादी तय हुई है। नरेंद्र बाबू और गीता जी ने बड़े बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की। दहेज में ढेर सारा नगद और इतना सामान मिला कि उनका तीनों फ्लोर भर गया। मोहल्ले में नरेंद्र बाबू सीना चौड़ा किए घूमते थे, मानो कह रहे हो, देखा मेरी हैसियत और अपनी औकात। नई नवेली दुल्हन मॉडर्न जमाने की थी। छोटे कपड़े पहनना, देर से सोना और देर से उठना उसकी फितरत में शुमार थी। नरेंद्र बाबू और गीता जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। गीता जी अक्सर बहू को टोक देती थी। एक दिन वह उनकी नजरों के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन चली आई, तो उन्होंने मर्यादा पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। टोका टोकी बहू को पसंद नहीं आ रहा था। उसने समर से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा को मेरे कपड़े पर आपत्ति क्यों होती है? तुम्हारे माँ बाप तो बहुत ही जाहिल गंवार हैं। उनकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए बेटियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए इन गंवारों को नहीं पता। यदि उन्हें टिपिकल बहू चाहिए तो कोई गांव देहात की लड़की लाते। मुझ जैसी मॉडर्न लड़की से तुम्हारी शादी करने की क्या जरूरत थी? बहू ने अपनी आदत नहीं बदली। छोटे छोटे कपड़ों को कौन कहे, वह जींस टॉप स्कर्ट पहनकर बाजार निकलने लगी। लोगों ने नरेंद्र बाबू से कहा, यह क्या, आपकी बहू तो जींस टॉप पहनती है। मुझे लगता है अब आपकी घर में नहीं चलती, या मना करने की आपकी औकात ही नहीं है। अमीर घर की बिगड़ी बेटी लाएंगे तो यही हाल होगा ना। दहेज के लालच में आपने कई अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया। अब देखिएगा यही मॉडर्न बहू आपकी नाक कटवाएगी। नरेंद्र बाबू ने बेटे समर से कहा, बहू को रस्मों रिवाज की समझ तो होनी ही चाहिए। तुम थोड़ा उसे सलीके से रहने की हिदायत दे दो।
क्योंकि मोहल्ले में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी है। बेटे ने तपाक से कहा, मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों को मेरी पत्नी के कपड़ों पर क्यों आपत्ति है? वह क्या पहनती है, क्या ओढ़ती है, इससे आप लोगों को क्या मतलब? हमेशा हम लोगों के जीवन में झांकना छोड़िए, जब देखो तब आप लोग ताक झांक टोका टोकी करते रहते हैं। समर ने हाथ जोड़कर कहा, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना। समर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नरेंद्र बाबू अवाक रह गए। उन दोनों को समर से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। अगले दिन रविवार था। सत्यनारायण स्वामी की पूजा होने वाली थी और उसमें बहू बेटे को ही बैठना था। पूजा के लिए मोहल्ले की औरतें आ चुकी थी और कुछ पुरुष भी आए थे। सारे लोग आ गए, अभी तक बहू नीचे नहीं आई। पंडित जी भी आते ही होंगे। उनकी पड़ोसन रमा ने गीता से कहा, अब तो बहू को बुलाओ। तभी पंडित जी भी आ गए। आते ही उन्होंने पूजा में बैठने वालों को बुलाया कि अब विलंब करना ठीक नहीं है जजमान, जल्दी से आप अपने बहू बेटे को बुलाएं। हाँ पंडित जी, अभी बुलाती हूँ, गीता ने कहा और राकेश को ऊपर बहू बेटे को बुलाने भेजा। राकेश ने आकर कहा कि भाभी जी अभी सोई हुई है तो तुमने उन्हें उठाया नहीं। गीता ने गुस्साते हुए कहा, मैंने उन्हें जगाया तो उन्होंने कहा है कि माताजी खुद ही पूजा में बैठ जाए। अरे राकेश, तुमने बताया नहीं कि पूजा उन दोनों के लिए रखी गई है? मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूजा पाठ नहीं मानती हूँ। तभी नरेंद्र बाबू ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ही पूजा पर बैठ जाता हूँ। किसी तरह पूजा संपन्न हुई। सभी लोग बातें बनाते हुए अपने अपने घर को लौट गए। गीता जी ने बहू को डांटते हुए कहा, जब तुम जानती थी कि पूजा तुम लोगों के लिए ही रखा गया है तो नीचे क्यों नहीं आई? पूजा के बाद भी तो तुम सो सकती थी। सबके सामने इतनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? बहू ने रोते हुए समर से कहा, अब तो मेरा सोना भी तुम्हारी मम्मी को रास नहीं आ रहा है। बात बात में मुझे डांटते रहती है। इनको तो देहाती बहू चाहिए थी जो दिन रात जी माँ जी हाँ माँ जी कहते रहती। मुझ जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की कहाँ इन जाहिलों के बीच फंस गई। बेटा बाथरूम से निकला और बोला, क्या बात है, क्या चाहती हो मम्मी तुम? अब ऋचा सोया भी ना करे। रविवार था, देर तक सोती रही तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। कैसे बेशर्म हो गए हो बेटे। अरे जब तुम लोगों के लिए पूजा रखी थी तो तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि पूजा में शामिल हो? मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी नाक कटवा दिया तुम लोगों ने। मम्मी आप फिर से लेक्चर ना दीजिए, आपको तो बहू के पीछे पड़ने की आदत हो गई है। सोमवार को बिना ब्रेकफास्ट किए ही समर अपने ऑफिस चला गया। रात में भी देर से घर लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं की। मंगलवार को अचानक एक मालवाहक गाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसमें से कुछ मजदूर निकलकर समर के कमरे की तरफ जाने लगे। गीता जी ने कहा, अरे ऊपर की तरफ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर समर ने कहा कि आओ तुम लोग सीधे ऊपर ही चले आओ। वहां से सारा सामान लाकर उस गाड़ी में लादने लगे। नरेंद्र बाबू और उनकी पत्नी गीता जी परेशान हो गए। दोनों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो सामान लेकर? लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सामान ले जाने वाला एक मजदूर ही बोला कि मैडम के पिताजी ने इनके लिए आलीशान घर खरीदा है, उसी में रहने जा रहे हैं। नरेंद्र बाबू ने विस्मित नजरों से बेटे की ओर देखा और कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? कोई अपने माँ बाप का साथ छोड़कर जाता है क्या? ऋचा आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए उसके डैडी ने हम दोनों को एक मकान उपहार स्वरूप दिया है, उसी में हम लोग रहने जा रहे हैं। सामान लदता देख आसपास के लोग जमा हो गए। नरेंद्र बाबू और गीता जी के पास मोहल्ले वालों की घूरती निगाहों का जवाब नहीं था। बेटा बहू चले गए और नरेंद्र बाबू और गीता जी अपने घर में कैद हो गए। उनके दोनों बेटों को जब पता चला कि भैया भाभी घर छोड़कर चले गए तो उन लोगों ने भी अपने मम्मी पापा को ही दोषी करार दिया। नरेंद्र बाबू और गीता जी खामोश थे। किससे अपना दुखड़ा कहे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कैसे अपने दोनों बेटियों को समझाए कि कसूरवार वह नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।